वेलकम टू निशा क्लासेज एट यू के। आप आज मैं आपके लिए डीएलएड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवाऊंगी। और जैसे कि आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे जीके की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं और 7 से 8 क्लासेस मैंने आपको जीके की करवा दी हैं। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा रहे हैं। और 45 डेज़ आपके एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो डेली आपके लिए क्या होगा, 20 क्वेश्चंस आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जीएस के साथ साथ। ठीक है, सिलेबस आपने देखा होगा तो पहला जो टॉपिक है इसमें क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का आज पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। क्वेश्चन देख के आप ये मत सोचिएगा कि बहुत अजीब सा आंसर इसमें दे दिया है। तो क्या है ना, एग्ज़ाम में आप हमेशा बहुत ईजी लेके मत चलिए, थोड़ा सा आप क्या कीजिए, अपने को प्रिपेयर थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन यानी थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आप तैयार करके एग्ज़ाम में जाइए। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा भाषा इस क्वेश्चन की आपको दिख रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन जो मिल रहे हैं, इनमें जो सही आपका ऑप्शन हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी जो विकास का अर्थ हो जाता है वो क्या होता है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, इसे कहा जाएगा विकास। ठीक है, न केवल परिवर्तन और न केवल अभिप्रेरणा, न केवल अनुभव, बल्कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन होंगे उनकी श्रृंखला को क्या कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा। थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको चीज़ें एग्ज़ाम तक याद रहेंगी। नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। जो 6 से 10 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या आपका विद्यालय में। जो 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है वहाँ पे बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है आपके विद्यालय में। और आपने देखा होगा कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वहाँ पे भी जो स्कूल की एज रखी गई है 6 ही रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह कौन सी अवस्था। तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए गए हैं, 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, पहले अमूर्त, इसको अमूर्तता से मूर्त की ओर भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों की सोच जब अमूर्तता से मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों तक पहुंचती है, अमूर्तता की तक नहीं रहती है, तो यह अवस्था हो जाती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। जब आपका पियाजे अगर पढ़ेंगे तो संज्ञानात्मक विकास की क्या बालकों की 4 अवस्थाएं बताते हैं, उसमें जो ये वाली अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था, ये क्या है, अमूर्तता से मूर्तता की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में जो सही आंसर हो जाता है, जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाता है सामाजिक संचरण। ठीक है, तो अनुभव और संतुलनीकरण क्या है, पियाजे के अनुसार विकास के निर्धारक, बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, और सामाजिक संचरण उसमें आपका शामिल नहीं है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। 4 ऑप्शन है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। हमें बताना है अधिगम निर्योग्यता के लक्षण। ठीक है, 4 ऑप्शन है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, या और चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। तो जो अधिगम निर्योग्यता होती है उसका लक्षण आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर, यानी अवधान संबंधी बाधा या विकार, ये लक्षण है आपका अधिगम निर्योग्यता का। बाकी 3 इसके आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्सनल कारक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके, संचार के साधन, समवयस्क समूह,
आपका अध्यापक, और चौथा है परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को कौन से व्यक्तिगत कारक प्रभावित करेगा? तो संचार के साधन, समवयस्क समूह और आपका अध्यापक, ये व्यक्तिगत कारक नहीं हैं, ये तो आपके सामाजिक और बाह्य कारक हैं। जबकि जो परिपक्वता एवं आयु है, यह अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को कौन सा अधिगम प्रभावित करेगा अधिक? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम। 4 ऑप्शन हमको यहाँ में मिलते हैं बालक के व्यक्तित्व को, और ये भी पूछा गया है अधिक प्रभावित कौन सा करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम क्या करेगा? बालक के व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। ठीक है ना, तो अनुकरण अधिगम प्रभावित करेगा बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, हम जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़ेंगे। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने हमें सीखने के 3 नियम दिए। तत्परता का नियम, तो जो तत्परता का नियम है थॉर्नडाइक का, वही क्या है, ये जो भाषा दी गई है क्वेश्चन में, ये थॉर्नडाइक का ही नियम है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है, तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो यह सिद्धांत आपका है थॉर्नडाइक का, और ये उसके तत्परता का जो नियम थॉर्नडाइक ने हमें दिया है, तो इसके तत्परता के नियम से संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रोबेल से रिलेटेड। फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? फ्रोबेल ने खेल विधि जो फ्रोबेल की बहुत फेमस है, तो उसने कौन से खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या उपयुक्त सभी। तो फ्रोबेल ने जो प्रमुख बल दिया वो था आपका गेंद का खेल। नेक्स्ट है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? सबसे सूटेबल कार्य अधिगम का जो है वह कौन सा है? व्यक्तिगत समायोजन है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, व्यवहार परिवर्तन है, या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। हमें पूछा जा रहा है अधिगम का सब कोई केवल कार्य नहीं बल्कि सबसे उपयुक्त कार्य। तो यहाँ पर अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य हो जाता है वह हो जाता है हमारा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार परिवर्तन। व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, और जो आपका स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना, इनसे न होकर के सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, बुक पढ़ी हुई है, तो आप जानते होंगे अधिगम के 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है, वो है आपका आध्यात्मिक क्षेत्र अधिगम का नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अधिगम के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है और स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाते हैं, तो बहुत फेमस जो हैं उनके आप स्टेटमेंट ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो यह इसका जो आंसर है यह हो जाता है आपका, ये स्किनर का कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसका कथन है? आपका स्किनर का। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? इस क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या कोहलबर्ग। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था आपके, पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। और पावलोव ने जो ये प्रयोग किए थे अपने, ये किए थे डॉगी पे या कुत्ते पे। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो दिया, तो जब उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए तो ये वाला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? परमानेंट सीखना कौन सा सीखना होता है? तो रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या देखकर सीखना। इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि अंडरस्टैंडिंग वाला जो सीखना होता है वही स्थायी होता है, न तो रटकर, न सुनकर और न देखकर। तो सबसे स्थायी सीखना होता है आपका समझकर सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे
वो कब अधिक सीखेगा? यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, यदि उसे कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, यदि व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो किसी भी बालक का जो अधिगम है, जो सीखना है, वो अधिक कब होता है? यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब तो जब आपका NCF आ चुका है, NEP है, RT है, सब में क्या है? करके सीखना या करके जो सीखने वाली विधि है वही सब, लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्तमान में हो गई है। तो ये इसी बेस पे है कि जब बालक अधिक कब सीखता है? जब उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। कब सीख लेते हैं अधिकांश बालक? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, या 2 वर्ष की आयु में। तो जो बालक होते हैं, जो अधिकांशतया, वो अपनी मातृभाषा कब सीखते हैं? तो यहाँ पर 4 वर्ष की आयु में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 4 वर्ष की आयु में जो बालक हैं वो अपनी मातृभाषा को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कब? विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो जो बालक है उसका जो सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वास्तव में, तो वास्तव में प्रारंभ होता है आपका, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बालक का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है हमारे पूर्व बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम यानी सीखने के लिए, लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, या ये सभी। ठीक है, तो अधिगम के लिए जो आवश्यक हो जाएगा वो है आपका ये सभी। अधिगम के लिए आपका स्वानुभव भी आवश्यक है, स्वचिंतन भी आवश्यक है, और स्वक्रिया भी आवश्यक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए 19 क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो चरण होते हैं, तो सबसे पहला चरण कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, या जिज्ञासा। तो सीखने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले उसका सोपान होता है आपका, प्रथम सोपान होता है आपका जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा, या आप इसे सीखने की इच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाता है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा और सीखने की इच्छा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जिज्ञासा और सीखने की इच्छा दोनों ही क्या है? एक ही चीज़ है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है किस पर? वंशानुक्रम पर, वातावरण पे, वंशानुक्रम एवं वातावरण पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी का विकास वाकई में निर्भर करता है वो करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण पे। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ आपके लिए कल मिलते हैं।